है वो होता है सच्चाई को इस्टेब्लिश करना। व्हाट इज द ट्रुथ, सत्य क्या है, यानी जो रचना है, आपके सामने जो रचना है उसमें निहित सत्य क्या है, सत्य को उजागर करना, उस सत्य को सामने लाना, ये एक आलोचक का कर्तव्य होता है। और सत्य को सामने लाने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो मैं कल आपसे कह रहा था कि अगर एक कमरे में सब लोग चुप्पी धारण किए बैठे हों, और ये जो समय हमारा है, ये समय सत्य का नहीं है, बल्कि एक तरह की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो है उसमें एक शब्द जोड़ा गया है पोस्ट ट्रुथ। तो ये जो वक्त हमारा है ये पोस्ट ट्रुथ का समय है। पोस्ट ट्रुथ, अंग्रेजी के भी विद्यार्थी इसमें हैं, उर्दू और संस्कृत के भी हैं। तो पोस्ट का अर्थ उत्तर होता है, उत्तर यानी बाद में। पोस्ट ट्रुथ का मतलब सत्य के बाद का समय, यानी हमारा जो समय है वो सत्य को नकारने का समय है। जो शक्ति संरचनाएं हैं, अगर आप कहिए गरीबी है, अगर आप कहिए बेरोजगारी है, अगर आप कहिए कि उत्पीड़न हो रहा है दलितों का, अगर आप कहिए कि स्त्रियों का उत्पीड़न हो रहा है, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, तो ये सारी चीजें सत्य होने के बावजूद इनको जो तमाम शक्ति संरचनाएं हैं, जो सत्ता संरचनाएं हैं, वो कहती हैं कि ये सत्य नहीं है, झूठ है, सत्य को नकारती हैं। और उनका इतना गहरा और इतना व्यापक प्रभाव है कि उस सत्य को जनता भी नकारती है। पूरी जनता नहीं, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा नकारता है। जैसे आप कहें कि बहुत महंगाई है, तो सत्ता संरचनाएं तो उसको नकारेंगी ही, जनता का एक बड़ा समूह भी उसको नकारता है। वो कहता है कि नहीं, महंगाई नहीं है, ऐसी क्या बात है, तनख्वाहें भी तो बहुत अधिक हैं। तो तनख्वाहों के मतलब उनके रिलेशन में आपको महंगाई देखने, अगर आप महंगाई देखेंगे तो महंगाई नहीं है। और पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। तो तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। उनमें एक तर्क ये भी है कि अगर अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो उससे वो होगा, राष्ट्र निर्माण होगा, क्योंकि वो टैक्स जो है उससे सरकार का कोष समृद्ध हो रहा है, तो उस कोष से देश का विकास किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को समृद्ध किया जाएगा। तो एक तो पहले तो नकारेंगे कि महंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, और इसके बाद फिर जब उसको स्वीकार भी करेंगे तो उसको एक ऐसे उदाहरणों से, ऐसे संदर्भ में रखेंगे कि वो ये सिद्ध करना चाहेंगे कि महंगाई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे युद्ध हो रहा है, युद्ध भी रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। अभी मैं आपको संबोधित करने के ठीक पहले बीबीसी वर्ल्ड न्यूज सुन रहा था, देख रहा था टेलीविजन पर, तो उसमें आ रहा है, वो ऑथेंटिक होता है। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज जो इंग्लिश की सर्विस है, टीवी सर्विस है, टीवी चैनल है, उस पर जो कुछ बताते हैं ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है, सत्य होता है। और हिंदी के चैनल आप लगा लीजिए, पता नहीं कब का चित्र दिखा दें और कब की बात बता दें। हो सकता है इंडिया में कोई बम विस्फोट दिखा दें और कह दें कि ये बम विस्फोट यूक्रेन में हो रहे हैं, रूस कर रहा है। तो हिंदी के न्यूज चैनल्स की प्रामाणिकता काफी संदिग्ध है। तो मैं इसी, जब ये हमला हुआ तो मैंने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज सब्सक्राइब किया, तो उसमें अभी बता 6,60,000 यूक्रेनी नागरिक, सुनीता जी नमस्कार, मैं देख रहा हूं इसमें संख्या तो दिख रही है पार्टिसिपेंट्स की 67 विद्यार्थी हैं। और आप लोग अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपसे। नमस्ते सर। सर थोड़ा लेट हो नमस्ते। गए, हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। मैं भी लेट हो गया 10 मिनट, लेकिन वो लेट होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरा टाइम काउंट ना तब से हुआ जब से क्लास
शुरू हुई है ऑनलाइन, तो आपका कोई नुकसान मेरी ओर से नहीं होगा। तो 6,60,000 लोग, उनको यूक्रेनी नागरिकों को भागना पड़ा है पोलैंड में, और जो पड़ोसी देश हैं उनमें शरण लेनी पड़ी है। भयानक स्थिति है, एक विनाश लीला चल रही है वहां। तो ये समय है हमारा, और इसमें कुछ लोग युद्ध के समर्थन में भी उतर आए हैं, लेख भी लिख रहे हैं कि भाई जरूरी था, और अमेरिका का जो वर्चस्व है दुनिया में उसको चैलेंज करने के लिए रूस का ये हमला करना जायज था। ऐसी बातें भी सुनने में आई हैं, ऐसा कुछ लेख भी मैं कल किसी का देख रहा था। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप किसी देश की संप्रभुता पर हमला करें, उस छोटे से देश को तबाह कर दें। अब एक भारतीय छात्र की कल हत्या हो गई उसमें, है ना। अब ये कॉन्टेक्स्ट है। अब आप कहेंगे कि यूक्रेन पर रूसी हमले की बात आप क्यों कर रहे हैं? इस समय पूरी दुनिया उस संकट के समक्ष खड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2-3 दिन पहले बयान दिया था कि अगर रूस नहीं मानेगा तो तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर ही विकल्प है। तो ये भयानक स्थिति है। आपको मैं बताऊं कि जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए, प्रथम और द्वितीय, उसमें करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। सोचिए आप, लोग मारे गए थे। महाभारत का तो प्रमाण नहीं है, क्योंकि महाभारत को इतिहास नहीं मानते इतिहासकार, उसको महाकाव्य मानते हैं। पता नहीं वो युद्ध हुआ भी था कि नहीं हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ था, लेकिन वो हुआ था, इसकी प्रामाणिकता को लेके संदेह है, पर्याप्त संदेह है, क्योंकि उसके कोई एविडेंस नहीं मिलते। इतिहास उसको कहा जाता है जिसके साक्ष्य मिलते हो। कोई उस जमाने की ईंट मिले, इमारत मिले, अवशेष मिले, खंडहर मिले, खुदाई में कुछ मिले, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मिली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, तो उसको इतिहास माना जाता है। या उस काल के जो लोग हैं उनके कुछ लेख मिले, पोथियां मिले, तो हम कहते हैं कि ये इतिहास है। सर 1 मिनट सर, रोकना चाहेंगे आपको? बिल्कुल रोकिए। सर आपका कुरुक्षेत्र में स्वागत है। कुरुक्षेत्र में सर जो खून मतलब ब्लड दिखता है, वो सर वो प्रमाण नहीं माना जाएगा जो महाभारत का युद्ध हुआ? ब्लड नहीं है, वो ब्लड नहीं है। आपसे क्लास के बाहर बात करने को तैयार हूँ, वो ब्लड वर्ड नहीं है। इस रोमांटिसिज्म में मत पड़िए। मैं भी बहुत रोमांटिक रहा हूँ, और मुझे भी लगता था कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है तो खून से लाल है, ऐसा मैं सुनता आया हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसकी तहकीकात कर लीजिएगा और हम लोग फिर बात कर लेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन धन्यवाद अभी सर। क्या नाम है आपका, क्या शुभ नाम है? सर आशीष यादव। हाँ, तो मैं भी यंग एज में जब आपकी तरह यंग था तो मुझे भी लगता था कि वहां की मिट्टी खून से लाल है। लेकिन वहां के लोग मेरे मित्र हैं हरियाणा के, उनसे मैंने पूछा है, ऐसा नहीं है, वो खून वून का कुछ कोई मामला नहीं है। मैं 50 साल मेरी उम्र हो गई है, तो अब मैं थोड़ा सा रियलिस्ट हो गया हूँ। रियलिस्ट हो गया हूँ, यानी यथार्थवादी। और जी जी सर। बहुत ज्यादा यथार्थवादी होना भी ठीक नहीं है। रोमांटिसिज्म जरूरी है। विदाउट रोमांटिसिज्म वन कैन नॉट बी रेवोल्यूशनरी। बिना रोमांटिसिज्म के कोई क्रांतिकारी नहीं हो सकता। भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो इसलिए कि उनमें रोमांटिसिज्म थी, है ना। तो वो रोमांटिसिज्म बहुत जरूरी है। प्यार में जो लहना सिंह ने किया, उसने कहा था कहानी में, जो उसने सेक्रीफाइस किया, अपनी जान दे दी, उसमें रोमांटिसिज्म थी। तो हर आदर्शवाद, हर सेक्रीफाइस, हर त्याग के पीछे रोमांटिसिज्म होता, वो जरूरी है। लेकिन रोमांटिसिज्म का अर्थ झूठ का शिकार नहीं होना है, अफवाहों का शिकार नहीं होना है, किंवदंतियों का शिकार नहीं होना है कि मतलब वो मिट्टी खून से लाल, ऐसा कुछ नहीं। आप कुरुक्षेत्र के लोगों से मिल लीजिए, पूछ लीजिए,
मेरी बात अगर गलत निकल जाए तो मैं नौकरी से अपनी इस्तीफा देने को तैयार हूं। अब इससे ज्यादा क्या कहूं। आई एम नॉट हियर। आपको रास्ता दिखाने के लिए मैं यहाँ हूं, आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ नहीं हूं। और नौकरी जो टीचर की है मैंने, वो इसलिए नहीं की है कि मुझे कोई और नौकरी नहीं मिली तो मैं टीचर बन गया, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। आईएएस की तैयारी करते हैं, जब नहीं सफल होते हैं तो अध्यापक बन जाते हैं। मैं किसी और नौकरी का कभी फॉर्म नहीं भरा, और बावजूद इसके कि मैं एमए में एमफिल दोनों कक्षाओं में जेएनयू में टॉपर रहा। आप पूछ लीजिए किसी से मेरे बारे में। तो मैं तो शिक्षक ही बनना चाहता था। अब आप कहेंगे कि टॉपर रहे, ये काहे बता रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरा पैशन है, बीइंग ए टीचर। इट इज नॉट ओनली माय प्रोफेशन। ये केवल मेरी जीविका नहीं है। मैं आज आपके सामने हूँ, मैं आपको भ्रमित करने के लिए नहीं हूँ। मैं आपको सच्चाई की राह दिखाने के लिए हूँ। चलना आपका काम है। मैं बता सकता हूँ, एक टीचर बताता है कि ये ट्रेन दिल्ली जाती है, इसमें बैठ जाइए। अब आप वहां गुवाहाटी ट्रेन में बैठ जाएं तो शिक्षक की कोई गलती नहीं है। अब मैं ये कह रहा था कि महाभारत का तो कोई कि उसमें वो युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, वो एक महाकवि की कल्पना भी हो सकती है, वेद व्यास की। ऐसा भी हो सकता है कि कई कवियों ने मिलकर उसको लिखा हो, क्योंकि ये भी इतिहासकार कहते हैं कि एक कवि इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं लिख सकता। हम नहीं जानते सच्चाई क्या है। हो सकता है वो युद्ध हुआ हो। मैंने इतिहासकारों से पूछा, शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इतिहासकारों की, तो मैंने उसमें पूछा कि सर ये युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। तो बोले राम और कृष्ण की जो बातें हैं, दे ऑल आर नॉट कंसीडर्ड एज हिस्ट्री। तो मैंने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें हुई ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि हुई ही नहीं थी, लेकिन उनके वो प्रमाण नहीं मिलते हैं जिनसे इनको इतिहास माना जा सके। तो मैंने कहा फिर इस स्थिति को क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो सब कुछ, दैट ऑल इज वेटिंग टू बी हिस्ट्री, वो इतिहास बनने की प्रतीक्षा में है। अगर कोई प्रमाण कभी मिलेगा तो उसको इतिहास मान लिया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल की स्थिति में वो माइथोलॉजी है, मिथक है। अब समुद्र को एक छलांग में एक वानर को लांग जाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये क्या संभव है। महाभारत में घटोत्कच नाम का एक चरित्र है, भीम का जो बेटा है, जो हिडिंबा नाम की राक्षसी से पैदा हुआ है। वो जैसा विनाश मचाता है महाभारत में, इज इट पॉसिबल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सुदर्शन चक्र एक है, वो कृष्ण चला देते हैं और वो गला काट के उनके पास लौट आता है। उनके शत्रु का गला काट के कृष्ण के पास लौट आता है। इज इट पॉसिबल। कवच कुंडल है, पता नहीं इतनी कहानियां हैं कि वो क्या संभव हैं। ये चमत्कारपूर्ण है, अविश्वसनीय है। उसी को अनैतिहासिक कहा जाता है, उसी को कल्पना कहा जाता है कवि की। अब भाई वीडियो मत ऑफ कीजिए, जैसे सर अनुज कुमार जी। सर क्षमा चाहेंगे बिल्कुल सर। क्षमा मत कल्पना का चाहेंगे। सर कल्पना का भी आधार होता है सर। अब बिल्कुल होता कुरुक्षेत्र है। नाम शब्द कुरुक्षेत्र आपने नाम लिया सर, ये कहाँ से प्राप्त हुआ सर। भाई देखो, ये शब्द है सर, नाम का है, ये कहाँ से मिला। ये सारी चीजें जैसे कि आज अयोध्या जहाँ है, इस पर भी बहुत बहस है कि क्या यही अयोध्या थी। आप रोहिला थापर का लेख पढ़िए तो वो कहती है कि उड़ीसा में कहीं थी, और जब वो नष्ट हो गया नगर, वो राजधानी नष्ट हो गई, तो उसकी स्मृति को जीवित रखने के लिए एक दूसरे नगर में अयोध्या बसाई गई। अब जैसे कि द्रौपदी के 5 पति हैं, पांडे जी, श्री नंदन पांडे जी, क्षमा नहीं मांगी जाती बहस में। ये बहस हो रही है, ये एकेडमिक्स का क्षेत्र है, नहीं सर, इसमें आप क्षमा मत मांगिए। फिर इस आधार पर सर पूरा हम लोगों का अस्तित्व ही सर फिर
संदेह के घेरे में आ जाएगा जब आप जिस हिसाब से आप बता रहे हैं आपका क्यों कि अस्तित्व संदेह घेरे में आ जाएगा? आप थोड़ा सा, मैं एक फिर आपसे सर नहीं, नहीं हम आप फिर राम राज्य की कल्पना सर अन्य या कृष्ण की या आप जो है प्रश्न कीजिए, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। आपने प्रश्न, आपका प्रश्न पूरा हो गया, या आप प्रश्न और भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। आप यू आर फ्री, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रश्न करने के बाद मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए। महाभारत और रामायण की क्लास लेने नहीं आया हूं, मैं केवल ये कह रहा था कि महाभारत और रामायण वाले युद्ध हुए थे या नहीं हुए थे, उसको इतिहासकार इतिहास नहीं मानते, उसको प्राग इतिहास हैं, उसको प्री हिस्ट्री मानते हैं, उसको इतिहास के पहले का समय मानते हैं। वो हुआ था या नहीं हुआ था, इसको लेकर के चीजें अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं। अगर ये कोई कहता है तो आप कह रहे हैं कि हमारा ही अस्तित्व संदेह में है। आपका अस्तित्व कैसे संदेह में हो गया? मैं तो कह रहा हूं कि इतिहास की दृष्टि से भारत के प्राचीनतम महापुरुष गौतम बुद्ध माने जाते हैं, तो गौतम बुद्ध का अस्तित्व तो संदिग्ध नहीं है, तुलसीदास तो संदिग्ध नहीं है, कबीर तो संदिग्ध नहीं है, 2500 साल का इतिहास संदिग्ध नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता संदिग्ध नहीं है। ये सब बातें मैं कह चुका हूं, और आप कह रहे हैं हमारे अस्तित्व संदिग्ध हो गया। क्यों हो गया आपका अस्तित्व संदिग्ध? डोंट टॉक लाइक दैट। आप विवेक से बात कीजिए, आप क्लास में बैठे हैं, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं हो रही है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। और क्षमा मत मांगिए, आप खुले मन से बात कीजिए, बहस कीजिए, आपका स्वागत है। कठोर से कठोर बात आप कहिए। आपने राम राज्य की बात कही, तो राम राज्य सच भी हो सकता है, राम राज्य एक कवि की कल्पना भी हो सकती है कि ऐसा राज्य होना चाहिए। और कल्पना कोई बहस थोड़े हो रही है, कल्पना पे कोई सवाल थोड़े उठा रहा है कि ये कल्पना नहीं होनी चाहिए। और न कविता पर कोई सवाल उठा रहा है, न मैं कहानियों पर सवाल उठा रहा हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हनुमान समुद्र लांगे, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो भी ये कहानी कुछ कहती है ना। इस कहानी के मैसेज को ड्रॉ कीजिए, इस चक्कर में मत पड़िए कि वो सत्य है कि नहीं है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर आप ठान लें तो असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। ये शहरयार का एक शेर है, उर्दू के भी विद्यार्थी बैठे हैं। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये शहरयार की गजल है, उमराव जान फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि पांडे जी मेरी बात समझ गए होंगे। कहानियों पर और कविताओं पर और हमारी परंपरा के महाकाव्यों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। महाकाव्य हमेशा हमारे आदर्श हैं और हमेशा आदर्श रहेंगे, और हम उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। इसमें इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि वो सत्य है कि नहीं है। सीता जी आग में खड़ी हो गई और वो साबुत निकल आई अग्नि परीक्षा में। अब आप अगर इसको आज के वैज्ञानिक युग में सत्य मान रहे हैं तो आपको मुबारक, आपको बधाई हो। मैं तो कह रहा हूं कि सत्य नहीं हो सकता, ये असंभव है। लेकिन इसका एक मैसेज है, इसका मैसेज ये है कि कठिन से कठिन परीक्षा को उसमें सफलता प्राप्त कर सकती है वो स्त्री या वो पुरुष जिसमें एक पवित्रता हो, जिसका आचरण निर्दोष हो। उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। दिस इज द मैसेज। मैसेज ड्रॉ कीजिए, कहानी सच है या झूठ है उसके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन मैं तो इतिहास की दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि महाभारत और रामायण का प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन उसको लेके ऐसा नहीं है कि आपको बहस करने से मना किया जा रहा है। भगवान शंकर पर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि शंकर दलितों के देवता थे। क्यों? क्योंकि यज्ञ में उनको उनके ससुर ने आमंत्रित नहीं किया। आप पढ़िए, यज्ञ कौन लोग करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। तो इससे एक अनुमान लगाया है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कि शंकर भगवान के फादर इन लॉ यानी दक्ष,
सती के पिता वो ब्राह्मण रहे होंगे, उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया होगा और सती ने विवाह जिनसे किया शिव से, वो या तो ब्राह्मण नहीं थे और अगर थे भी तो ब्राह्मणों की संस्कृति को अस्वीकार करते थे। देखिए ऐसे बहस की जाती है, ऐसे किताबें लिखी गई है, इतिहास वो नहीं है या संदिग्ध है, लेकिन उस पर भी बहस की है अंबेडकर ने और कहा है कि उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया शंकर को। इसका अर्थ यह है कि वो ब्राह्मणों की संस्कृति से असहमत थे, उससे उन्होंने विद्रोह किया था, इसलिए वो यज्ञ में नहीं बुलाए गए। उस यज्ञ में सती जाती हैं और अपने पति का अपमान देख करके यज्ञ कुंड में कूद करके आत्मदाह कर लेती है और उसमें खत्म हो जाती है। अब अंबेडकर ने कहा है कि शंकर दलितों के देवता थे। अब आप नाराज हो जाइए और कह दीजिए कि ये बकवास कर रहे हैं और फिर कहिए कि हमारा अस्तित्व ही संदिग्ध हो गया है इन बातों से। ऐसा नहीं है, आप अपना इंटरप्रिटेशन कीजिए, अंबेडकर जी अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे। चीन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ठीक है भारत के साथ धोखा किया, हमला किया भारत पर 1962 में, माओ त्से तुंग, लेकिन उनका एक कथन है, हजारों फूलों को एक साथ खिलने दो, और विद्या के क्षेत्र में कोई शत्रु नहीं होता है, इसलिए वो उन्होंने हमला किया। अब ये भी देखिए, रावण जब मरने लगा तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ इनसे विद्या ज्ञान प्राप्त करो। ये पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन इस चक्कर में मत पड़िए कि कहानी सच है कि झूठ है। इसका मैसेज ड्रॉ कीजिए। मैसेज है कि शत्रु से भी सीखना चाहिए। अगर लड़ना है, शत्रु से लड़ना है, तो उससे भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वो रावण मर रहा है, राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ ये विद्वान आदमी है, ये खत्म हो जाएगा तो इसका ज्ञान भी इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो जाओ इसको सीख लो जितना सीख पाओ। तो ये कथा मिलती है। ऐसी न जाने कितनी कथाएं आदि परंपरा में मिलती हैं। वो कथाएं हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत हैं, हमारे आदर्श हैं। हमें उनसे क्या प्राप्त करना है? एक आलोचक ने कहा है कि हमें उनसे वर्तमान मानवीय सार्थकता को अर्जित करना होता है। वर्तमान मानवीय सार्थकता मनुष्य के लिए उन कथाओं में, उन महाकाव्यों में, हमारे प्राचीन जो टेक्स्ट हैं, टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म की बात हो रही है ना, तो हमारे जो प्राचीन टेक्स्ट हैं उनकी वर्तमान मानवीय सार्थकता क्या है, आज के समय में वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं, किस तरह से हमारे लिए मीनिंगफुल है। ये कर्ण अपने कवच कुंडल, वो अब बताइए ऐसा संभव है क्या कि एक आदमी पैदा, एक आदमी, हाँ बताइए कोई सर एक सवाल? चीज था सर, नहीं सर सवाल नहीं सर, बस मैं एक बात मतलब पूछना ही चाहती हूँ आपसे कि क्यों नहीं, सर जैसे सवाल ये कीजिए भाई। कहानियां, जी जी हाँ सर, जैसे हाँ कहानियां, जो भी कहानियां सर सब जो चलती हैं, जो पुराने समय से चली आ रही हैं, किंवदंती हो चाहे जो भी हो, मान लीजिए सर, अगर हम उनमें सत्य, अगर हम उसको सत्य नहीं मानेंगे तो हम इससे आदर्श, जैसे जो मोरालिटी है, वो हम कैसे सीख पाएंगे? तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को उनमें भाई, सत्यता तो खोजनी ही पड़ती है ना। बेटा ऐसा है, आप लोगों से जी मेरा आग्रह है, ओपन माइंडेड रहिए। जी 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 दिमाग जी सर, नहीं सर मैं बिल्कुल ऊपर सर, बस मुझे यही जानना था कि सर क्या हम आपको, आप बिल्कुल मतलब उनके अंदर जो आप मोरालिटी है वो आप हम, मैं जी मैं तो कह रहा जी हूँ जी मोरालिटी ग्रहण कीजिए, और आप कह रही हैं मोरालिटी कैसे ग्रहण करें? मैं नहीं सर, जैसे हम लोग, जैसे ये मानव स्वभाव है कि जब तक किसी चीज को हम लोग सत्य नहीं मानते हैं तब तक हम लोग उसमें से कोई चीज ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सत्य कुछ मानना चीज क्यों, नहीं ले पाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जी सत्य जी मानना क्यों जरूरी है? मैं क्यों सर, किसी जैसे सर किसी क्यों भी चीज को मैं अगर एक हमें मिनट, अपनाना, आपने जी जी सवाल किया है, जी जवाब देने देंगी कि नहीं? जी जी आप सर, लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप लोग सवाल करते हैं, बोलने तो दीजिए भाई मुझे। मैं कह रहा हूं जी जी सत्य सर, जी मानना क्यों जरूरी है। जैसे जी अंबेडकर ने कहा कि शंकर जी सर, दलितों के देवता हैं, जी सर, अंबेडकर ने
अंबेडकर ने लिखा है ना कि शंकर जी सर। दलितों के देवता है। जी सर। इस इंटरप्रिटेशन को सत्य मानना क्यों जरूरी है? ये सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी सर। तो सर अगर अंबेडकर ने ये चीज लिखी होगी तो सर कहीं ना कहीं एक उनको मिनट ये भाई, चीज। मेरे नमस्कार, आपको सुनिए जरा बात मेरी। जी सर। जी सर। These are fluid conditions, fluid conditions. जिंदगी Okay. में जी सर। फ्लूइड कंडीशंस होती हैं। फ्लूइड जी कंडीशन सर। माने तरल परिस्थिति होती है। जी सर। आप जी सर। आप एक मतलब मेरी बेटी की समान होंगी। जी सर बिल्कुल। आपने कहानी सुनी होगी सत्यवान सावित्री की। जी सर बिल्कुल। सत्यवान मर गए और सावित्री उन्हें यमराज से वापस मांग लाई। जी सर। आप खुद ही मुझे बताइए, सर देखिए सर नहीं कहानी नहीं, जो हाँ। बात हो रही ईमानदारी से बात जी जी कीजिए। सर। जी एक सर। आदमी जी मर सर। गया, एक आदमी मर गया, मैं इसमें पार्टिसिपेंट जी देख रहा सर। हूँ। 66 लोग जी हैं, सर। जी सर। 66 विद्यार्थी हैं, मेरे अलावा मतलब 65 होंगे। जी सर। 65 में एक भी पार्टिसिपेंट, एक भी विद्यार्थी कह दे कि ये संभव है, जी सर। ये सत्य कह दे, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। सर अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो बिल्कुल संभव नहीं है, किस तरह कोई वापस आ सकता है। ईमानदारी लेकिन से सर बात प्लीज। हाँ हाँ सर नहीं बिल्कुल नहीं सर। नहीं, आप सभी लोग, मैं सभी 65 लोगों को, सभी 65 लोगों का आह्वान करता हूं, नॉट ओनली यू। एक भी विद्यार्थी ये कह दे कि मरे हुए व्यक्ति को यमराज से जीवन उसका मांग के लाया जा सकता है, क्या ये सच? इसको आप स्वीकार करेंगे कि सच है? कभी नहीं संभव है। नहीं सर, हम नहीं स्वीकार करेंगे। संभव नहीं है सर। मैं देखिए दुराग्रही व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। आप प्लीज, आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड। फिलोसफर हूं या नहीं, एक मुहावरा होता है फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो मैं फिलोसफर तो नहीं हूं, बट आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड एज ए टीचर। तो क्या मैं यहाँ किसी पार्टी की ओर से खड़ा हूँ? नहीं सर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सच्चाई की राह दिखाने के लिए आया हूँ। जी। एक आदमी मर गया, उसको लाया जा सकता है यमराज से? आप सन 2022 में हैं, आप सन 2022 में हैं, जब स्टीफन हॉकिंग हो चुके हैं, और स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि देयर इज नो गॉड, द गॉड ओनली ए फेरी टेल। ईश्वर केवल एक परी कथा का नाम है। ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है और हर चीज मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। एवरीथिंग, मेरा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये पूरी कानपुर यूनिवर्सिटी को, पूरे देश के एकेडमिक्स को मैं संबोधित कर रहा हूं, नॉट ओनली 65 स्टूडेंट्स। आप लोग मध्यकाल में मत जिंदा रहिए, आप आधुनिक बनिए। आपको मालूम है गैलीलियो को जिंदा जला दिया गया था, उसको, सॉरी, ब्रूनो को। आप जानते हैं ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था? किसको सर? ब्रूनो 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 एक फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, इटली के। और उन्होंने कहा कि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो एक जगह स्थिर है। पहली बार कहा। तो इटली की जो राजधानी थी रोम, रोम में रहते थे पोप, आज भी रहते हैं। ईसाइयों के जो सबसे धर्मगुरु हैं पोप, आज भी रोम में रहते हैं। तो पोप के आदेश से ब्रूनो को एक ठूंठ में बांध के जिंदा जला दिया। डू यू नो? क्योंकि तब तक लोग ये मानते थे कि सूर्य भी घूमता है। पढ़िए आप गूगल पे टाइप करके ब्रूनो। और उन्हीं